नमस्कार दोस्तों। आज प्रथम पीयूसी के प्रथम सोपान गद्य भाग में चौथा पाठ बिंदा पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले पाठ के लेखिका महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। आधुनिक युग की मीरा एवं हिंदी साहित्य के प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में प्राप्त की। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्राप्त की है। आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत हुई हैं। महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली रहा है। आपकी गंभीर भावुकता और प्रखर बौद्धिकता को देखकर चकित रह जाना पड़ता है। आपके संस्मरण एवं रेखा चित्रों में रचनात्मक गद्य का वैभव प्रकट होता है, जो अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा तथा मेरा परिवार में संग्रहित है। आपको 1983 ईस्वी में काव्य संग्रह यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रस्तुत पाठ जो है बिंदा कहानी, ये एक रेखा चित्र है। बिंदा को अतीत के चलचित्र से लिया गया है। यह एक हृदयस्पर्शी रेखा चित्र है जो संस्मरण शैली में है। बिंदा लेखिका के बचपन की सहेली है। वह अपनी सौतेली माँ द्वारा सताई गई, खिलने से पहले ही मुरझा जाने वाली असहाय निरीह बालिका महादेवी वर्मा के स्मृति पटल पर जीवित है। बिंदा के माध्यम से मात्र प्रेम से वंचित व सौतेली माँ के क्रूर व्यवहार को दर्शाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। तो पाठ प्रारंभ होता है कि हमारी लेखिका एक स्कूल की टीचर थी, प्राध्यापिका थी। तो वहाँ पर एडमिशन चल रहा था। तो उस वक्त एक लड़की को लेकर उसके पिता वहाँ पर आकर खड़े होते हैं और वहाँ पे उसका दाखिला करवा रहे हैं, प्रवेश पत्र भर रहे हैं। प्रवेश पत्र भरते समय वे हमारी लेखिका देखकर उनको लौटाते हुए कहते हैं कि उस लड़की की आयु आपने ठीक नहीं भरी है। इस तरह से पूछने के बाद नहीं, सही भरी है, वो पिछले आषाढ़ में 14 साल की हो गई है। इस तरह से यहाँ पर उसके पिताजी कहते हैं। तो एक दृष्टि हमारी लेखिका जी उस बालिका के ऊपर डालते हैं तो वह सभीत सी आँखों वाली दुर्बल, छोटी और अपने आप में समिति सी बालिका देखते हैं और उसके चेहरे पर विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि 9 वर्ष की बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्ष की किशोरी के सलज्ज उत्साह से अपरिचित है। तो देखिए, वे 9 साल की लड़की है, लेकिन उसके पिताजी उसे 14 साल की उम्र की लड़की बता रहे हैं। तो 14 साल की उम्र की किशोरी वो नहीं लग रही है और चंचलता से शून्य 9 साल की बालिका दिख रही है। तो वो 14 साल की कैसे हो सकती है? इस तरह से हमारी लेखिका के मन में कुछ प्रश्न उद्भव होते हैं। तो ये इसको इतनी जल्दी स्कूल क्यों भेज रहे हैं? क्या उद्देश्य है? तो ऐसे थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने के लिए उनके मन में जिज्ञासा सी उमड़ आती है। तो तब उनके कुछ स्पष्ट प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब जैसे ही उनके पिताजी को आप झूठ बोल रहे हैं ऐसे पूछते हैं, तो तब उनके पिताजी या तो उस लड़की के पिताजी बताने लगते हैं कि वे
मेरी दूसरी पत्नी है। और आप तो जानते ही होंगे और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर उनके मन में उनकी स्मृतियों का पटल खुल जाता है और वह उसकी सहेली को याद करने लगती है। तो देखिए यहाँ पर सौतेली माँ है, ऐसे जैसे ही उनको पता चलता है उस लड़की की सौतेली माँ है और उसे घर में परेशानी हो रही है, इसलिए उसके पिताजी उसे स्कूल में दाखिला करने के लिए आए हैं। ये विषय जैसे ही हमारी लेखिका को पता चलता है तो वह झट से अपनी स्मृति पटल की चित्रशाला में जाती हैं और 2-3 युगों के पीछे मतलब 20 से 30 साल पीछे जाती है। जाने के बाद वहाँ पे उसकी धुंधली सी एक याद आती है जिसका नाम है बिंदा या तो बिंदेश्वरी, जो उनके बहुत ही नज़दीकी थी और बहुत ही अच्छी सहेली थी। तो बिंदा को याद करने के बाद उनके बीच में हुए संवाद का यहाँ पर वो याद करने लग जाती हैं हमारे लेखिका की। तो इस पैरा में आपको 1 मार्क्स के लिए प्रश्न ये आ सकता है कि लेखिका या तो महादेवी वर्मा जी की सहेली का नाम क्या था। इस तरह से पूछेंगे तो आपको बिंदा या बिंदेश्वरी लिखना पड़ेगा। 1 अंक के लिए आपको ये आ सकता है। तो आगे यहाँ पर बताते हैं कि देखिए बिंदा ये उनकी सहेली थी और बाल्य सखी थी। कैसी, कब से, मतलब बचपन से ही ये बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, बचपन से ही ये दोस्त थे या तो सहेलियाँ थी, इस तरह से कहते हैं, क्योंकि इनके जीवन में ये दोनों कब दोस्त या तो सहेलियाँ बन गए इनको पता ही नहीं चला। क्योंकि जब इनको कुछ भी पता नहीं था, मतलब ये मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, ये भी उनको पता नहीं था, उस समय में इनकी सखी थी, बाल्य सखी थी। तो इनके नाना और दादी गुजर जाने के बाद सब लोग कहते कि उनको जब पूछते थे, हमारी लेखिका पूछती थी कि घर वालों से कि नाना और दादी कहाँ चले गए, तो सभी लोग कहते हैं स्वर्ग गमन गए हैं, स्वर्ग में सिधार रहे हैं। इस तरह से सुनने के बाद वो गंभीर से देखती थी और कहती थी कि जब मैं ये तिजोरी जितनी बड़ी हो जाऊंगी, लंबी हो जाऊंगी, तो मैं उन्हें बुला लाऊंगी, स्वर्ग में जाकर बुला लाऊंगी, ऐसे बातें करती। और यहाँ पे आगे ऐसे बताते हैं कि इनकी ऐसी हालत में ये इनकी फ्रेंड थी या तो सहेली थी या तो बचपन से इनके जीवन में ऐसी कल्पना भी नहीं पता था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये कुछ भी पता नहीं था। ऐसे वक्त में ये उनकी सहेली थी। तो इनके साथ साथ यहाँ पर आगे बताते हैं कि छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती है। तो देखिए, ऐसे मैं अनजान थी या तो संसार से थोड़ा दूर थी, मुझे सही गलत का मायना पता नहीं चलता था। ऐसे में ये माँ के बारे में मुझे पता नहीं चलता था। इसलिए क्योंकि मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। तो इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। तो 1 मार्क्स के लिए आपको प्रश्न आ सकता है कि लेखिका जी का अनुभव संक्षिप्त कैसा था, या तो कौन सा संक्षिप्त अनुभव था। इस तरह से पूछने के बाद संसार का अनुभव बहुत संक्षिप्त सा था, इस तरह से यहाँ पर हमें 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है और उत्तर हमें ये लिखना चाहिए, संसार का अनुभव उत्तर। तो ऐसे अज्ञान अवस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुत्ती, या तो उनकी एक कुतिया थी, वो सीढ़ियों पर चढ़कर अपने बच्चों को खुद सहलाती थी। दूसरी तरफ यहाँ पर उनके घर में एक बिल्ली भी थी। तो बिल्ली भी अपने बच्चों को अपने दांतों से ले जाकर उसे पाल कर पोसती थी और ऐसा लगता था कि वो उसके दांत तक उसे चुभते नहीं, इतने नाजुक
तरीके से ले जाती थी। और तो और यहाँ पर कबूतर भी अपने बच्चों के लिए दाने वगैरह कीड़े मकोड़े चुन कर लाया करते थे। और तो और बछड़े भी, रंभा रंभा गाय भी बछड़ों को पुकारते थे, रंभा रंभा कर घर को यहाँ पर बुलाकर अपना दूध पिलाते थे। ऐसे ही श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे न देखी जाती थी। तो देखिए यहाँ पर श्यामा उनकी गाय का नाम है, अंदर अंडरलाइन कीजिए, 1 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। महादेवी वर्मा जी के गाय का नाम क्या था? इस तरह से अगर आपको 1 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा श्यामा। तो ऐसे मतलब ये सब कुछ देखने के बाद ऐसे पता चलता है कि एक बच्चे को भी देख लीजिए, एक बच्चे कंधे से चिपकाई हुई एक औरत भिखारिन अपने बच्चों के लिए द्वार द्वार भटक रही है और भीख मांग रही है। तो यहाँ पर पूरा ये देखने के बाद हमारे लेखिका को ऐसा मालूम पड़ता है कि निश्चित रूप से ये समझ लिया कि संसार का सारा कारोबार बच्चों के खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। तो माँ नामक एक महिला जो होती है, एक नारी जो होती है, वह अपने बच्चों का पालन पोषण, सुलाना पिलाना आदि सब कुछ करती है। चाहे जितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अपने बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल करती है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कबूतर हो, चाहे गाय हो, चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो। तो ऐसे टोटली हम यह जान सकते हैं कि माँ अपने बच्चों को बहुत ही काळजी से या तो बहुत ही प्यार से खिलाती पिलाती सुलाती उसकी सेवा करती है। तो ये यहाँ पर हमारे लेखिका को पता चल गया। आगे यहाँ पर बताते हैं कि बिंदा के भी तो माँ थी। देखिए यहाँ पर अब बिंदा की कहानी को यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सहेली बिंदा या तो बिंदेश्वरी की माँ भी थी, उसे हम या तो लेखिका क्या करती थी, पंडिताइन चाची कह के पुकारा करती थी, और बिंदा उन्हें नई अम्मा कहती थी। तो 1 मास के लिए प्रश्न आपको आ सकता है कि बिंदा की माँ को महादेवी वर्मा जी क्या कहकर पुकारती थी? तो आपको लिखना पड़ेगा पंडिताइन चाची। और बिंदा अपनी अम्मा से क्या कहकर पुकारती थी? नई अम्मा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वे यहाँ पर इस प्यारा में यह बताते हैं कि वे अपनी वो पंडिताइन चाची का या तो उनकी नई अम्मा का यहाँ पर चरित्र चित्रण किया गया है। तो वो कैसी दिखती थी, कैसे लगती थी, कैसे कपड़े पहनती थी, यहाँ पर सब उनका विवरण दिया गया। आपको ये प्यारा बहुत ही याद रखना पड़ेगा। पेज नंबर 33 में दूसरा प्यारा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 2 मास के या तो 3 मास के लिए प्रश्न आता है, क्योंकि पंडिताइन चाची का चरित्र चित्रण कीजिए ऐसे आता है। तो वे सब आपको लिखना पड़ेगा जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए, वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों और नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आँखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। तो यहाँ पर उनकी विशेष कारीगरी से संवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर उनिंद सी आँखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता देते थे। तो देखिए यहाँ पर पंडिताइन चाची या तो बिंदा की नई अम्मा का चरित्र या तो कैसी दिखती थी उसके बारे में यहाँ पर विवरण किया गया है। वो गोरी थी, मोटी देह वाली, रंगीन साड़ी पहनती थी और हमेशा सजे कसे कपड़ों में रहती थी और हमेशा चारपाई पर बैठी रहती थी। चपटी सी नाक थी उसके देह कैसा था उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, फूले गाल थे, मोटे गाल थे, चिपटी सी नाक थी, मतलब चपटी नाक थी,
नीले कांच के बटन सी चमकती हुई उसकी आंखें थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम यहाँ पर मोहन दिया गया है, ये भी याद रख लीजिए। बिंदा के भाई का नाम क्या है, या तो पंडिताइन चाची के बेटे का नाम क्या है, या तो नई अम्मा के बेटे का नाम क्या है। इस तरह से प्रश्न पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा मोहन। तो बहुत ही छोटा सा बच्चा था वो, तो मोहन बताते हैं। और इनकी विशेष कारीगरी थी जो कि उनकी पाटियाँ, मतलब सिर कंघी करते हैं ना, कंघी करने के बाद बीच में जो लकीर सी लगती है, लकीर सी दिखती है, वो लकीर में लाल स्याही की मोटी लकीर लगी रहती थी, जैसे कि सिंदूर लगाया करती थी। और आँखों में काले डोरे जैसे काजल लगाया करती थी। चमकीले कर्णफूल थे, मतलब कान की बालियाँ थी, और गले में माला थी। नगदा रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी, जैसे कि कंगन कहते हैं ना। घुंघरूदार बिछुए, मतलब आज के ज़माने में बिछुए पहनना कम हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में ये बिछुए नामक एक गहना था जो कि पाँव में पहने जाते हैं। क्योंकि आप कन्नड़ में कहते हैं बेड़ी कालुंगर कहते हैं ना, उसके बगल में ही मतलब पाँव की तीसरी उंगली में पहना जाने वाला बिछुओ, या तो मच्छी की तरह रहते थे वो, इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। तो ऐसे ये सभी अलंकार करके जब बैठती थी तो हमारी लेखिका जी को ऐसा लगता था कि गुड़िया के समान दिखती थी। तो ये अंडरलाइन कीजिए, गुड़िया आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है कि महादेवी वर्मा जी को पंडिताइन चाची कैसी दिखती थी, कैसे लगती थी, तो गुड़िया के समान लगती थी, ऐसे यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। आगे यहाँ पर बताते हैं कि यह सब तो ठीक था, उनके चरित्र के बारे में हो गया। अब उनका व्यवहार थोड़ा विचित्र सा था, क्योंकि सर्दी के दिनों में देखिए हर कोई माँ अपने बच्चों के लिए गर्म पानी, हाथ मुंह धोने के लिए जूते ऊनी कपड़े से सजाया जाता था, या तो जूते कपड़े गर्म रखा जाता था, कपड़ों से अपने बच्चों को नरम रखा करते थे। मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था। और तब लेकिन ये सभी माएँ करती थी, लेकिन ये दूसरी माँ, सौतेली माँ जो होती है, थोड़ा उल्टा हो करती है। ये तो पंडिताइन चाची जो है बिंदा के साथ उल्टा ही व्यवहार करती थी, उच्च स्वर में गाली गलौज करती थी और उसे गर्जन तर्जन से डरा धमका कर घर का सारा काम करती थी। ऐसा लगता था कि गाय रंभा रही है, या तो कुत्ते जिस तरह से भौंकते हैं उस तरह से गालियां देती थी। तो इसीलिए यहाँ पर बताते हैं, देखिए किस तरह से पंडिताइन चाची बिंदा को डांटती थी। उठती है या आऊं, बैल के से धीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहुत रहती थी, उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। मतलब बचपन में ये सभी बातों को देखकर सुनकर ऐसा लगता था कि शायद बिंदा को उनकी माँ डांट रही है। तो इस तरह से यहाँ पर बिंदा का चरित्र या तो बिंदा की कहानी वह याद करते हुए हमारे सामने यहाँ पर प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं लेखिका। तो इसमें अगर कोई शंका संदेह हो तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली क्लास में मैं इसके आगे का भाग बताऊंगा। धन्यवाद।